हेलो एवरीवन। वेलकम टू वॉत्सल एजुकेशन। मैं अर्पित कौशिक आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल और इस शो जिसका नाम है टॉपर्स टॉक पे सबका स्वागत करता हूं। और जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं CAPF 2023 का रिजल्ट फाइनली अभी आया है। और उसमें हमारे एक टॉपर हैं मिस्टर दीपक गुप्ता। फ्यूचर में हम इनको असिस्टेंट दीपक गुप्ता बोलेंगे, जिन्होंने बहुत ही मेहनत करके इस एग्जाम को क्लियर करा। दीपक के सारे हार्डवर्क, जो भी उनकी स्ट्रेटजीज रही और जो स्ट्रगल रही पूरे पीरियड में, जो उनकी इंस्पिरेशन रही, जिसने उन चीजों को उनको इंस्पायर किया, जिन चीजों को देखकर उन्होंने खुद को मोटिवेट किया डिफेंस फोर्सेस को ज्वाइन करने के लिए, उन सब चीजों के बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो दीपक जी के बारे में बहुत ज्यादा बात ना करते हुए आई हैंड ओवर दिस माइक टू यू मिस्टर दीपक। फर्स्ट ऑफ ऑल, वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड एक बार बताइए कि कैसा फील हो रहा है, अभी रिसेंटली रिजल्ट आया है, आपकी क्या फीलिंग है और आपकी फैमिली को कितना प्राउड फील हो रहा है इस चीज से। सर थैंक यू सो मच हमें मुझे इस प्लेटफॉर्म में बुलाने के लिए। सर रिजल्ट की बात करें, सर मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। ऐसी फीलिंग शायद मुझे अपने जीवन में शायद ही कभी मिली हो। ऐसा फील हो रहा है सर। और मेरे फैमिली, दोस्त सभी मेरे ऊपर काफी प्राउड फील कर रहे हैं। तो आपके फैमिली का क्या रिएक्शन था जब आपने उनको बताया? आई गेस शाम को 7 बजे के आसपास रिजल्ट आया था 2 दिन पहले। तो जब आपने फैमिली को, मम्मी को, पापा को, किसको सबसे पहले बताया आपने? सर उस वक्त मैंने अपनी मम्मी को सबसे पहले बताया था और सभी काफी खुश हुए थे, बहुत ज्यादा खुश। ओके। तो चलो, एक बहुत ही मतलब आपने एक बहुत ही बड़ा काम करा है। देखिए, कैंडिडेट पोजीशन को क्लियर करना, इस एग्जाम को क्लियर करना एक बहुत ही बड़ी बात होती है। और आज आपसे बात करते हुए मुझे अपना टाइम याद आ रहा है जब मेरा रिजल्ट आया था और मैंने घर पे बताया था। एंड आई वॉज सो हैप्पी। और उस टाइम पे मुझे भी ऐसे लोगों ने इंटरव्यूज के लिए बुलाया था, तब आई वाज सिटिंग एट योर प्लेस, नाउ सिटिंग एट दिस प्लेस। तो मुझे एक ब्रीफली सभी ऑडियंस को अपने बारे में बताइए, अपनी जर्नी के बारे में बताइए। आप कहाँ से आते हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्या आपके इंस्पिरेशंस रही, कितना टाइम लगा आपको इस एग्जाम को क्लियर करने में? सर मैं मध्य प्रदेश के शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। सर ये एक ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है, इस कारण से यहाँ लेवल ऑफ एजुकेशन की बात करें तो सर अच्छी है, पर उस लेवल की नहीं है जो नेशनल लेवल पर compete कर पाए। सर और सर मैंने डिफेंस के लिए मैंने सबसे पहले डिफेंस के लिए ट्राई किया था। इसमें मैंने CDS एफ कैट भी दिया और मैंने क्लियर भी किया, SSB भी दी थी। पर अनफॉर्चुनेटली और किसी कारण से मैंने वो क्लियर नहीं कर पाया। इस कारण सर मैंने पैरेलली मैं CAPF का एग्जाम देता रहा। सर 2021 से मैंने ग्रेजुएशन अपना कंप्लीट किया था बीटेक स्ट्रीम में, माइनिंग में। तो तभी से मैं 2021, 22, 23 मैंने 3 CAPF के अटेम्प्ट दिए थे। और सर 23 वाला अटेम्प्ट मेरा ये फर्स्ट अटेम्प्ट था जिसमें मैंने इंटरव्यू तक पहुंचा और इससे मैंने मेरिट हुआ है। तो ऐसे कि ये जर्नी आपकी छोटी नहीं रही है, 2021 से आप लगे हुए हैं, थर्ड आपने अटेम्प्ट दिया है। यूजुअली बच्चे एक या दो अटेम्प्ट देके एग्जॉस्ट हो जाते हैं, क्योंकि जो CAPF है इसका रिटर्न इतना भी इजी नहीं है अगर आपकी स्ट्रैटेजी ठीक नहीं है तो। आपकी स्ट्रैटेजी के बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। बट आप मुझे ये बताइए कि क्या आपका एक मोटिवेशन फैक्टर था जिसने इस पीरियड में आपको हेल्प आउट किया? आप एक डिफेंस एस्पिरेंट रहे हैं, CAPF एग्जाम आपने रिपीटेडली दिया है बिना हार माने। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि कई बार हम बोलते हैं कि बच्चे को चलो किस्मत से सिलेक्शन हो गया, शायद बच्चा बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गॉड गिफ्टेड था, आपने मेहनत करी, फॉर्मुलेट करा, बट क्या आपकी मोटिवेशन उस टाइम पे रही जिस चीज ने आपको इंस्पायर किया? सर मेरा हमेशा से सिंस माई चाइल्डहुड मेरा डिफेंस में ही ज्यादा इंटरेस्ट रहा। तो मुझे लगा कि मैं डिफेंस में ही अपने अपॉर्चुनिटीज अगर मुझे मिल रही है तो मैं अपना बेस्ट दे पाऊंगा डिफेंस में ही। तो इसी कारण से मैंने डिफेंस में ट्राई किया था। दो मैंने बैकअप प्लान में मेरा माइनिंग इंजीनियरिंग था, तो मैं बैकअप हमेशा से मेरा एक रेडी रहा है। तो माइनिंग इंजीनियरिंग ऑप्ट करने का क्या आपके दिमाग में आया था उस टाइम पे, और क्या दिमाग में आया कि माइनिंग इंजीनियरिंग करने के बाद आप CAPF और डिफेंस साइड में गए? सर शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट माइनिंग एरिया के लिए काफी रिच है, स्पेशली फॉर कोल माइंस। जो मेरा होम टाउन है वो कोल माइंस की काफी रिच है। तो इसी कारण से अगर मैं बैकअप की बात करूँ तो मैंने बैकअप की तरह माइनिंग इंजीनियरिंग को परस्यू किया कि अगर मैं किसी कारण से मैं डिफेंस को फॉलो नहीं कर पाया, क्योंकि डिफेंस काफी वल्नरेबल है, उसमें फिजिकल भी फिट रहना पड़ता है, मेडिकल फिट रहना पड़ता है। तो 100% श्योरिटी के साथ कोई नहीं बता सकता कि हाँ तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा उसमें। तो मैंने एक बैकअप प्लान की तरह माइनिंग को लिया। इसी कारण सर मैंने माइनिंग परस्यू की। तो आई गेस इंटरव्यू में भी आपसे इस चीज के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए होंगे कि आप ट्राइबल एरिया से बिलोंग करते हैं और आपने माइनिंग इंजीनियरिंग करी। तो आपने इंटरव्यू की एक ब्रीफ ट्रांसक्रिप्ट बताइए, क्योंकि मुझे याद है कि आपने हमारे साथ रहकर मॉक इंटरव्यूज प्रिपेयर किया था और हमने आई गेस आपको काफी ज्यादा पॉजिटिव फीडबैक्स दिए थे, आपने इम्प्रूव करा और ओवरऑल आप एक सिलेक्शन को लेकर आए।
तो किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे इंटरव्यू में पूछे गए थे सीएपीएफ के? सर जैसे कि मैंने एक एनजीओ में वही वॉलंटियर किया था। तो मैम जो प्रीति सुदान मैम का बोर्ड था मेरा, तो मैम ने मेनली क्वेश्चन एनजीओ से रिलेटेड पूछे, उसमें मेरा रोल क्या था और एनजीओ के बारे में काफी कुछ पूछा। और मैम ने माइनिंग में एक क्वेश्चन पूछा था रेड होल माइनिंग के बारे में, क्योंकि उस वक्त काफी वो न्यूज में था। तो रेड होल माइनिंग के बारे में प्रीति सुजान मैम ने पूछा था। और सर सेकंड मेंबर ने माइन की विजिट मैंने की थी, तो उस माइन विजिट से तुमने क्या सीखा, और मिनरल्स के बारे में पूछा था, और ओर्स के बारे में भी पूछा था। ये मेरी माइनिंग से था पूरा इसमें। एंड सेकंड सर मैंने बैडमिंटन काफी खेला है, और मैंने मेडल्स भी जीते हैं बैडमिंटन में। तो मेंबर्स ने बैडमिंटन के बारे में पूछा, स्पोर्ट्स के बारे में पूछा, और गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स जो स्पोर्ट्स में है, और क्या हम कर सकते हैं स्पोर्ट्स को बढ़ाने के लिए, ये सब पूछा। और दो सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट दिया था सर ने, जिसमें से पहले सिचुएशन थी कि मैंने जैसे एनिमल वेलफेयर के लिए मेरा एनजीओ काम करता था। तो सर ने एक एसआरटी दी जिसमें ये कहा सर ने कि आप आपके घर के आसपास एक डॉग है जो पागल हो चुका है, जो आसपास के डॉग को भी काट रहा है और ह्यूमंस को भी कई बार काट चुका है। इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? पहले एसआरटी ये थी। और सर सेकंड एसआरटी, जैसे मैं माइनिंग से हूँ, तो सर ने बोला कि आप एक माइनिंग एरिया की प्रोटेक्शन कर रहे हैं, आपको उस बारे में पता चलता है कि वहाँ एक लीगल माइनिंग चल रही है, तो इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? ये एसआरटी थे दो। और तो सर कुछ इन टेक्निकल इन क्वेश्चन भी पूछे सिचुएशन थे। रिएक्शन टेस्ट का क्या आपने उनको आंसर दिया है, एक बार आप बताएंगे ऑडियंस के लिए, क्योंकि आप जैसे जो स्टूडेंट्स हैं, और इन इंटरव्यूज का पर्पस ही ये होता है कि कैसे हम एक बच्चे को क्वेश्चंस को अप्रोच करना चाहिए, क्योंकि सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट के कोई स्टैंडर्ड आंसर नहीं होते हैं। वो हम उसको किसी बुक से नहीं समझ सकते हैं, वो आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड को देख के ही आंसर किए जाते हैं। तो मुझे अगर बताइए कि आपने दोनों सिचुएशंस को कैसे आंसर किया। सर डॉग वाली सिचुएशन में तो मैंने सर मैंने कहा था कि मैं म्यूनसिपल बॉडीज जो हैं उनसे कांटेक्ट करूंगा, क्योंकि वो डॉग पागल है। तो मैं उसमें डायरेक्ट डील नहीं करूंगा, क्योंकि वो रिस्की हो जाता है। मैं म्यूनसिपल बॉडीज को कांटेक्ट करूंगा और उनको इस सिचुएशन के बारे में बताऊंगा, और तो उन्होंने वो एक्शन लेंगे। और सर इसके बाद काउंटर क्वेश्चन में उन्होंने एक एड ऑन कर दिया था कि तुम्हें क्या लगता है कि उस डॉग को यूथनेशिया वाला इंजेक्शन दे देना चाहिए? तो इस पे मैंने कहा था कि अगर डॉग ट्रीटेबल है, ट्रीट किया जा सकता है, और उसके जो जो प्रॉब्लम्स है उसको अगर हम सॉर्ट कर सकते हैं तो नहीं देना चाहिए। पर अगर वो नहीं ठीक हो पा रहा है तो वो सोसाइटी के लिए खतरा बन जाता है, तो उस सिचुएशन में हमें दे देना चाहिए ऐसा इंजेक्शन। और सर सेकंड सिचुएशन में जो माइनिंग से रिलेटेड थी, उसमें मैंने कहा था कि सर इस सिचुएशन में सबसे पहले मैं अपने सुपीरियर ऑफिसर को बताऊंगा, और इसके बाद वहाँ इंटेलिजेंस करूंगा कि वहाँ कितने लोग हैं, क्या उनके पास आर्म्स एमिनेशन हैं। उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग मैं अपने टीम को बताऊंगा, उनको इंटेलिजेंस के बारे में पूरे बताऊंगा, डिटेल्स दूंगा, और क्या हमारा प्लान ऑफ एक्शन रहेगा उसके बारे में बताऊंगा। और फिर वहाँ उस साइट पे जा करके मैं सबसे पहले उन्हें इंसर्कल करने की कोशिश करूंगा, ताकि कोई बच के निकल ना पाए। और अगर इस इसके दौरान अगर सामने से फायर आता है, ये वाला पॉइंट सर ने सामने से ऐड कर दिया था, तो मैंने कहा था कि अगर फायर आता है तो सबसे पहले मैं फायर आर्म्स के जानने की कोशिश करूंगा कि उनके पास क्या फायर आर्म्स है और कितने हैं, नंबर्स क्या हैं। और इस सिचुएशन को देखते हुए सबसे पहले मैं उन फायर आर्म्स को उनके अलग करने की कोशिश करूंगा। इसके लिए अगर मुझे उनके पैर में गोली मारनी पड़े तो मैं पैर में भी गोली मारूंगा। ये मेरा सर दोनों का आंसर था। काफी संभल के और सेंसिबल वे में आपने आंसर किया। तो से कि वही है कि हमें किसी सिचुएशन को एक ऐसा एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आंसर देने की जरूरत नहीं है, कोई खुद को सुपरमैन दिखाने की जरूरत नहीं है। बस बेसिक बातों का ध्यान रखें, एक लाइन मतलब एक लाइन ऑफ एक्शन को फॉलो करें, तो हम डेफिनेटली इस टाइप के आंसर्स को क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं। दीपक, मुझे ये बताओ कि आप जब यूपीएससी का इंटरव्यू देने वहां पहुंचे, तो आपकी क्या फीलिंग थी? क्योंकि अभी एक रिसेंटली मूवी आई थी 12th पास, और उसमें जो दिखाया गया तो पूरा सिनेरियो कि कैसे बाहर लाइन में लगे होते हैं, अंदर जाते हैं, अंदर आपको किस वे में ट्रीट किया जाता है, वो एक बार सारी सिनेरियो आपका जो एक्सपीरियंस है, और आप जो स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना चाहते हैं, आपने फोटोज वगैरह तो काफी शेयर करी होंगी, बट कैसा रिएक्शन था बिल्डिंग के बाहर खड़ा होना, एंट्री से अंदर जाना, अंदर जाके जो रिस्पेक्टफुल वे का एक रिस्पेक्टफुल बिहेवियर आपको मिलता है वहां पे, ऑफिसर लाइक ट्रीटमेंट होता है, वो सारा मुझे अगर पूरा बताओ। सर जैसे मेरी रिपोर्टिंग 10 बजे थी मॉर्निंग में, सो मैं सर 9:30 बजे वहाँ पहुँच गया था।
तो आधे घंटे मुझे वेट करना पड़ा था। तो मैं बाहर लोग से, जो और भी कैंडिडेट्स हैं, उनसे हम बात कर रहे थे, सभी एक दूसरे के एक्सपीरियंस के बारे में बता रहे थे। तो उस सिचुएशन में क्या हुआ कि सर हम बात कर रहे थे तो ऐसा कुछ फील नहीं हुआ। फिर जब हम लाइन में लगे तो धीरे धीरे हमें रियलाइज होने लगा कि हम यूपीएससी का इंटरव्यू देने जा रहे हैं। एंड देन सर, फिर 10 बजे हमने एंट्री ली थी। वहाँ सीआईएसएफ प्रोटेक्ट करती है यूपीएससी भवन को। तो हमने सीआईएसएफ ने हमें असिस्ट किया। और इसी के धीरे धीरे हमने सेंट्रल हॉल वहाँ पास गए थे, वहाँ हमें बैठाया गया था। और सभी स्टाफ काफी कॉर्डियल था, काफी अच्छे तरीके से बात कर रहा था, और काफी हेल्पफुल नेचर था सभी का। उस हॉल में जाकर के हमें बैठा दिया गया था। और उस हॉल में करीब हमने 1 घंटा वेट किया। वहाँ काफी सारा डॉक्यूमेंटेशन हुआ था, तो उसमें टाइम लगा था। और जैसे टोटल सपोज 25 लोग थे, तो उस 25 लोग को 5 ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया था। तो मेरा ग्रुप था उसमें E15। मेरे ग्रुप में ये सर 7 लोग थे, जहाँ तक मुझे याद है। मेरे ग्रुप में 7 कैंडिडेट्स थे, जिसमें मेरा सेकंड नंबर था। फर्स्ट कैंडिडेट का इंटरव्यू सर 10:30 के अराउंड चालू हुआ था। नहीं, 10:30 नहीं सर, 11:30 के अराउंड। 11:30 के अराउंड चालू हुआ। सेकंड सर कैंडिडेट मैं था। जैसे फर्स्ट कैंडिडेट चला गया हॉल छोड़ करके, उस रूम के बाहर, जैसे प्रीति सुदान मैम का एक बोर्ड था, उस रूम के बाहर वहां उसे बैठाया गया। और सब्सिक्वेंटली मुझे रेडी होने के लिए कहा गया कि आप भी रेडी हो जाइए इंटरव्यू के लिए। तो जैसे ही वो गया, उसके 10 मिनट बाद मुझे भी बुला लिया गया था। फिर प्रीति सुदान मैम का एक रूम था, जहाँ पास प्रीति सुदान मैम के साथ 4 और मेल मेंबर्स थे। उस रूम के बाहर मैं करीब 10 मिनट वेट किया था। और फर्स्ट कैंडिडेट का इंटरव्यू होने के बाद फिर मुझे बुलाया गया अंदर। यही था सर और मेरा। स्टार्टिंग में इंटरव्यू में आपसे किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए? मतलब एकदम से रैपिड फायर स्टार्ट हो गया, या फिर उन्होंने पहले आपको कंफर्टेबल किया, ग्रेजुअली मोमेंटम बिल्डअप हुआ आपका इंटरव्यू का? सर मेरे साथ तो थोड़ा अलग ही हुआ। मैं एंट्री लिया, मैंने विश किया सभी को। और सभी मेंबर्स अपने कुछ लिख रहे थे, मेरी तरफ उन्होंने देखा भी नहीं। जैसे ही मैं एंट्री ले रहा था, मैम ने तुरंत नीचे देखकर ही बोल दिया कि आओ दीपक बैठो। और मैंने विश किया। उससे पहले ही मैम ने एक क्वेश्चन पूछ लिया था कि अच्छा, आप एनजीओ में वॉलंटियर कर चुके हो, तो आप अपने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में बताइए। जहां मैंने बैठा तुरंत ही ये क्वेश्चन आ गया था। और सर यही मैम ने इसी लय में करीब 4 से 5 क्वेश्चन एनजीओ के बारे में फिर पूछा था मुझसे। ओके, नाइस। तो अब आप मुझे ये बताइए कि जो आपने रिटर्न एग्जाम की प्रिपरेशन करी, उसके लिए आपने क्या स्ट्रेटेजी डिप्लॉय करी? जैसे आपने बताया कि पहले 2 अटेम्प्ट्स में आप क्लियर नहीं कर पाए, फिर आपने सब्सिक्वेंट अटेम्प्ट्स में उनको क्लियर करा। तो क्या आपकी स्ट्रेटेजी थी पेपर 1 के लिए? कौन से बुक्स को आपने प्रेफर करा पढ़ने के लिए? सर अर्लियर 2021 और 2022 वाले अटेम्प्ट में मुझे लगता है कि सबसे बड़ी मेरी गलती थी कि मैं इसी के साथ साथ कई एग्जाम्स भी देता था। तो मैं इस पर फोकस नहीं कर पा रहा था। जैसे मैं सीडीएस भी दे रहा था, और एफकेट भी दे रहा था। तो कई एग्जाम्स होने के कारण उसके एसएसबी भी देने जाना पड़ता था, तो मैं फोकस नहीं कर पा रहा था। तो यही गलती हुई, और इसको मैंने सुधारा। फिर 2023 वाले अटेम्प्ट में मैंने सीडीएस और फिर एफकेट देना बंद कर दिया, केवल फोकस कर लिया सीएपीएफ की तरफ। सीएपीएफ में मैंने जब फोकस किया, तो मैंने इसके लिए डेडिकेटेड स्ट्रेटेजी बनाई। जैसे कि इसमें सीएपीएफ में एनसीईआरटीज का महत्व बहुत ज्यादा होता है, तो मैंने एनसीईआरटीज पर फोकस किया। और पेपर 2 के लिए भी अलग से स्टडी बनाई कि उसमें प्रैक्टिस का रोल कितना ज्यादा है। इसलिए मैंने प्रैक्टिस काफी की थी। इसी कारण से मुझे लगता है कि 2023 मेरे लिए खास हो गया। और पेपर 2 के लिए आपने कैसे प्रिपेयर करा? क्या मतलब आपने मतलब फॉर्मेट्स को फॉलो करा? कहाँ से आपने जो करंट अफेयर्स होता है और जिसे वैल्यूएटेड मटेरियल बोलते हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स हो गए, कोट्स हो गए, कितने चीजें आपने मेंशन करी थी? क्या बहुत ज्यादा जरूरी होता है कोट्स लिखना अपने आंसर्स में, या फैक्ट्स को मेंशन करना, या रिपोर्ट्स को मेंशन करना? क्या आपको लगता है पेपर 2 के लिए सही स्ट्रेटेजी है? सर पेपर 2 के लिए सबसे पहले मैं अगर सोर्स की बात करूं, तो सोर्स में से मैं द हिंदू को फॉलो करता था। और साथ ही साथ कोई मैगजीन, कोई भी मंथली मैगजीन, मैं पर्टिकुलर दृष्टि को फॉलो करता था, क्योंकि उसकी लैंग्वेज काफी इजी है। और दृष्टि के साथ साथ जो काफी एडिटोरियल्स आते हैं द हिंदू में, तो मैं क्या करता था, जो भी लैंग्वेज उसमें अच्छी लगती थी, जैसे मुझे आज काफी अच्छी लगी कोई, कि मैं इसको लॉन्ग टर्म तक दिमाग में रख पाऊंगा किसी चीज को, जैसे कोई कोट हो गया, तो उसको मैं नोट कर लेता था। और खासकर पेपर 2 के लिए कोई डेटा है, मैं उसको अलग से एक कॉपी बनाया था पेपर 2 के लिए। उसमें मैं डेटा नोट कर लेता था। उस डेटा को मैंने कई पार्ट में डिवाइड किए थे, जैसे हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, डिफेंस हो गया। इस फील्ड में मैंने डिवाइड किया था। और डेटा को उसके अकॉर्डिंग मैंने वहां ऐड कर लेता था, और उसको रिवाइज रेगुलरली करता था।
ये मेरा सोर्स हो गया सर पेपर टू के लिए। और प्रैक्टिस ऐसा था कि मैंने जैसे जनवरी 2023 से मैंने प्रैक्टिस चालू कर दी थी, डेली कुछ ना कुछ लिखता रहता था। तो वो लिखने वाली प्रैक्टिस जो मैंने प्रैक्टिस की, वो मुझे लगता है कि वो गेम चेंजर हुई है। और यही सर मेरे पूरे पेपर टू की स्टडी रही। और सही रही ग्रामर सेक्शन की बात, तो मैं ग्रामर सेक्शन में नीतू सिंह की एक बुक आती है, उसको मैंने फॉलो किया था। वो काफी हेल्पफुल रही है। उसी में सर वो कैप्स वगैरह भी हैं, और जो फ्रेजल वर्ब वगैरह आते हैं मैंने उसी बुक से करे थे, और उसी बुक से पूरे पूरे फ्रेजल वर्ब मेरे पेपर में आए, जो काफी हेल्पफुल रहा मेरे लिए। तो पेपर वन और पेपर टू में इंडिविजुअली मैं पूछ रहा हूँ, सबसे टफेस्ट पार्ट आपको क्या लगा? जो सबसे मुश्किल है, मतलब किसके लिए बच्चा अगर प्रैक्टिस कर रहा है तो स्टार्टिंग से इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए पेपर वन में या पेपर टू में इस पर्टिकुलर चीज के लिए स्टार्टिंग से ही लग जाना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग और हार्डेस्ट चीज होती है। तो दोनों में क्या हार्डेस्ट चीज है? सर जैसे पेपर टू, ये दोनों पेपर जो है ऐसा है कि एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। पेपर टू खासकर वो पेपर वन के डेटा पर डिपेंड करता है। तो मैं सजेस्ट करूंगा, अगर कोई इनिशियल स्टार्ट कर रहा है तो उसको पेपर वन से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि पेपर वन अगर रेडी हो गया, पेपर टू में बस फिर प्रैक्टिस की बात है। पेपर टू में वही डेटा यूज होगा जो पेपर वन में आपने पढ़ा है, वही वही बेसिक चीजें यूज होंगी। और बस इसके साथ आप डेली एक न्यूज़पेपर फॉलो करें, जो एक नेशनल न्यूज़पेपर हो। द हिंदू, इकोनॉमिक टाइम्स, कुछ भी आप कर सकते हैं, आपकी इच्छा के अनुसार रहता है वो। और फिर इसी के साथ साथ अगर हार्ड की बात की जाए, तो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। जैसे मैंने प्रैक्टिस जनवरी से स्टार्ट की, मुझे पता था कि अगर मैं लैंग्वेज में ठीक हूँ, एवरेज हूँ, उतना बुरा भी नहीं ना उतना अच्छा, तो मैंने प्रैक्टिस की। भले ही मैंने जनवरी से स्टार्ट किया था, पर जनवरी मैंने रेगुलर नहीं लिखता था। जनवरी में से मंथ में दो तीन ऐसे लिख लिए, पर यही धीरे धीरे मैं बढ़ाता गया। जनवरी में मैंने दो तीन ऐसे लिखे, दो तीन आर्ग्यूमेंट लिखे, ऐसी कुछ रिपोर्ट लिखी। फिर फरवरी में मैंने नंबर्स को बढ़ाया, और फिर मार्च अप्रैल तक आते आते ऐसा हो गया कि मैं डेली कुछ ना कुछ लिखने की कोशिश करता था, और कुछ ना कुछ हमेशा लिखता ही रहता था। डेली एक ना एक चीज लिखा ही मैं। वही मेरे लिए काफी हेल्पफुल रहा, और यही मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर कोई स्टार्ट कर रहा है तो पेपर वन से स्टार्ट करे। खासकर पॉलिटी जो यूज होगा पेपर टू में, पॉलिटी का यूज काफी ज्यादा है, इकोनॉमिक्स का यूज है, हिस्ट्री भी काफी यूज होती है। तो वो सब्जेक्ट को बेस बना करके पेपर टू में द हिंदू या फिर कोई मैगजीन यूज करके अगर इंटीग्रेट किया जाए सभी को, तो पेपर टू एक बहुत अच्छा जिसके आगे लिखने की प्रैक्टिस है, उसके लिए पेपर टू काफी इजी हो जाता है फिर। तो अब आप मुझे ये बताओ, दो चीज मैं पूछ रहा हूँ आपसे ऑनेस्टली, कि आपको कितना टाइम लगा इस पर्टिकुलर अटेम्प्ट के रिटर्न को प्रिपेयर करने के लिए? और क्योंकि आपने तो काफी टाइम से प्रिपरेशन कर ही रहे थे, आप थोड़ा बहुत आपको आइडिया था, तो ऑब्वियसली आपका टाइम थोड़ा सा रिड्यूस हुआ होगा। और बहुत से बच्चे मुझसे ये पूछते हैं कि अगर हम स्क्रैच से स्टार्ट करें, हम बिल्कुल फ्रेश हैं इस एग्जाम के लिए, तो आपके अकॉर्डिंग उन्हें कितना टाइम लगेगा? फ्रेश है तो सर ये एग्जाम ऐसा है कि मुझे लगता है कि अगर कोई फ्रेशर भी है तो 8 से 10 मंथ में इसको एग्जाम को निकाल सकता है, अगर वो रेगुलर पढ़े। अगर रेगुलर 7 से 8 घंटे भी दे रहा है, तो अगर पर उसे रेगुलर होना पड़ेगा। अगर रेगुलर है तो ये एग्जाम ऐसा है कि बिल्कुल निकाला जा सकता है। और सर मुझे इसलिए इतना समय लग गया कि मैं फोकस नहीं था। मैं कई कई एग्जाम पर मेरा ध्यान था, इस कारण से मुझे इतना समय लग गया। जो मैंने अपनी गलती बाद में सुधारी, उस वक्त मुझे समझ आया कि क्या मेरी गलती रही, और मैं एग्जाम फिर ट्रैक कर पाया। ओके। और बहुत से बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि इंटरव्यू हम हिंदी में दे सकते हैं क्या? क्या इंटरव्यू इंग्लिश में ही देना कंपलसरी है? क्या जो लोग इंग्लिश में इंटरव्यू देते हैं वो भी फंबल करते हैं, जैसे हम लोग इंग्लिश में यूजुअली बोलने में कहीं पे वर्ड्स में अटक जाते हैं? तो आपका मीडियम क्या था? क्या हिंदी में देना अलाउड होता है? और जो इंग्लिश बोलते हैं वो कितनी फ्लुएंट इंग्लिश बोलते हैं वहां बैठ के? सर मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी हिंदी में। फिर मैंने एक मॉक दिया था, उसमें एक आईपीएस रिटायर्ड, उन्होंने सजेस्ट किया कि आप इंग्लिश में भी करो। तो मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैंने प्रैक्टिस की थी। तो मैं दोनों में प्रिपेयर था कि किसी भी लैंग्वेज में आएगा मैं दे सकता हूँ इंटरव्यू। और सब मैं जब इंटरव्यू में एंट्री किया, तो मैम ने खुद से ही हिंदी में स्टार्ट किया, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। मैं हिंदी में ही कंटिन्यू करता गया, और हिंदी में ही पूरा इंटरव्यू चला। पर ऐसा नहीं कि पूरा शुद्ध हिंदी थी, मैं हिंदी प्लस इंग्लिश, और मैम भी यही, मैम सर जो भी थे वहाँ, वो भी हिंदी प्लस इंग्लिश ही यूज कर रहे थे, बाइलिंगुअल लैंग्वेज टाइप। वैसे ही मैंने किया था। और जो मेरे कई साथी थे उनके साथ भी यही हुआ, उन्होंने तो इंग्लिश में ही पूरा प्रिपेयर किया था, पर सामने से ही बोर्ड मेंबर से हिंदी से स्टार्ट कर दिया, तो उन्हें हिंदी में ही शिफ्ट होना पड़ा। मुझे लगता है कि सर इसमें लैंग्वेज का कोई इशू है नहीं। खासकर इस बार जो सीएपीएफ का इंटरव्यू रहा, उसमें मुझे
किसी से ऐसा सुनने को नहीं मिला कि लैंग्वेज उसका कोई इशू रहा हो। बोर्ड काफी कॉर्डियल था लैंग्वेज के मामले में। बहुत से बच्चों को ऐसा लगता है कि जो सीएपीएफ का एग्जाम है ये सिविल सर्विसेज के जैसा एग्जाम होता है। बहुत से बच्चे पेपर टू से डरते हैं। उन्हें ये लगता है कि जो बच्चे सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं सिर्फ वही इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। और आप एक बेस्ट एग्जाम्पल हैं कि जो डिफेंस एस्पिरेंट, हार्डकोर डिफेंस एस्पिरेंट रहे, जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आए, मतलब टोटली अनरिलेटेड फ्रॉम अकेडमिक्स और सिविल सर्विसेज, और आपने इस एग्जाम को क्लियर करा। तो एक बहुत ही बड़ी बात है, आप एक इंस्पिरेशन हो बहुत सारे बच्चों के लिए। तो आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि कुछ वर्ड्स, कुछ मोटिवेटिंग वर्ड्स जो आप बोल पाए, जो मतलब हमारे इस इंटरव्यू को देखेंगे आने वाले एस्पिरेंट्स, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको। तो आपके लिए कुछ वैल्यूबल वर्ड्स क्या रहेंगे? सर जैसे कि आपने सिविल सर्विसेज की बात की, मुझे लगता है कि सर इसमें फर्क है दोनों एग्जाम्स में। सिविल सर्विसेज की डिमांड अलग है, इसकी डिमांड अलग है। तो हम अगर डिमांड को समझेंगे तो पता चलेगा ये काफी डिफरेंट एग्जाम्स हैं। इंटरव्यू में भी मैंने ये देखा कि जो सिविल, जैसे हमारे तीन लोग का ग्रुप था, जिसमें से जो हम तीनों एक दूसरे का मॉक इंटरव्यू लिया करते थे पेपर के बाद, जब हमारे रिजल्ट आ गया तो हम मॉक इंटरव्यूज कंटिन्यू करते थे। तो उन तीन में से दो हार्डकोर सिविल एस्पिरेंट थे, पर बैकअप प्लान की तरह उन्होंने सीएपीएफ भरा था। तो मुझे लगता है कि वो सिविल्स बैकग्राउंड देख करके उनको इंटरव्यू में थोड़ा सा एक एज हम डिफेंस वालों को ज्यादा रहती है, क्योंकि डिफेंस वाले कभी छोड़ कर नहीं जाएंगे अगर उनको देख सीएपीएफ मिल गया तो। पर अगर सिविल्स वालों की बात की जाए कि अगर उनको सर्व करने का मौका मिल रहा है अगर सिविल्स में भी, तो वो सीएपीएफ छोड़ देते हैं। इस कारण से बोर्ड मेंबर्स जो है वो ज्यादा प्रेफर करते हैं डिफेंस एस्पिरेंट, ऐसा मेरा मानना है सर। तो मुझे लगता है कि अगर कोई डिफेंस पर्टिकुलर डिफेंस वाला है तो उसको एक एज है खासकर इंटरव्यू के लिए। तो डिफेंस वाला बिल्कुल, इसमें कोई डिफेंस कैंडिडेट है वो इसमें बिल्कुल अपना अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो आपकी इसमें यहाँ पे प्रेफरेंस की फोर्स आपने कौन से भरी थी? सर मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस एसएसबी थी। और आपको क्या रैंक इस बार मिला है दीपक? फाइनली आपकी क्या रैंक आई है, बच्चों को बताएंगे एक बार। सर मेरी ऑल इंडिया रैंक 257 है। तो आप सभी लोग ये सब चीज देख सकते हैं कि मतलब दीपक ने एक इतनी मेहनत करके इस एग्जाम को क्लियर करा है। ऑब्वियसली आपकी स्ट्रैटेजी थी जिसने पे ऑफ किया। हो सकता था कि अगर आप सही स्ट्रैटेजी फॉलो ना करते, अपना फोकस यहाँ ना लगाते, तो शायद एक और अटेम्प्ट लग सकता था। बट जैसा दीपक ने बताया कि बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, 8 से 10 महीने का टाइम उन्होंने बताया है प्रिपेयर करने में। तो दीपक, मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेट करा। और ये जो ग्रुप एक गेजेटेड पोजीशन है, आई गेस आपकी फैमिली में, जैसा आपने बताया कि बहुत ज्यादा आप जिस जगह से आते हैं वहाँ पे एजुकेशन का लेवल इतना ज्यादा नहीं है, तो फैमिली में आसपास के एरियाज में गवर्नमेंट जॉब करने वाले लोग बहुत कम होंगे। उसमें भी जो इतने कोविडेड पोजीशन है, उसमें पहुंच पाने का जो जज्बा दिखाने वाले लोग हैं वो बहुत ही कम होंगे। आपने वो करके दिखाया है, आपके काफी ज्यादा वहाँ पे नाम होगा आसपास। तो क्या आपके करियर, आपके गोल्स हैं आगे? क्या आप सीएपीएफ को ही अब अपना फाइनल गोल देखते हैं लाइफ में, या फिर आप सोचते हो कि अभी सीडीएसएफ कैट मैं दोबारा दूंगा, या फिर सिविल सर्विसेज की तरफ एक बार देखूंगा मैं? सर पर्टिकुलर मेरे लिए तो सीएपीएफ एक काफी अच्छा ऑप्शन था, क्योंकि मैंने सीएपीएफ ही डेडिकेटेड सीएपीएफ के लिए प्रिपेयर किया था। मैं सीएपीएफ में ही कंटिन्यू करूंगा। और रही बात सिविल्स की, सर मैं अभी सिविल्स के बारे में अभी मैंने सोचा नहीं है। इन फ्यूचर इसके बारे में सोचूंगा और फिर डिसाइड करूंगा प्रॉपर इवेल्युएशन के बाद। तो क्या आपके आसपास के एरियाज में कोई ऐसे लोग हैं जो इस लेवल के जॉब्स को क्लियर कर पाए हैं, या फिर आपने एक एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट क्रिएट करा है कि आसपास के या जो आपके स्कूलमेट्स हैं, या जिस जगह से आपने बताया आप आते हैं वहां पे कोई ऐसे लोग हैं जो डिफेंस में सर्व करते हैं? सर इस लेवल की पोजीशन पर तो अभी कोई नहीं है। प्राइवेट सेक्टर में काफी अच्छा कर रहे हैं मेरे दोस्त, पर इस लेवल पर अभी कोई नहीं है। तो ये भी एक बहुत बड़ी इंस्पायरिंग चीज होती है। आपने एक रास्ता खोल दिया है बच्चों के लिए ना। एक एक इंस्पिरेशन क्रिएट हो जाती है कि जब आपको दिखता है कि यार मेरे आसपास के एरिया से कोई बंदा निकला है, तो एक अवेयरनेस क्रिएट होगी इस एग्जाम के बारे में, प्रिपरेशन स्ट्रेटेजीज के बारे में। और आपसे बहुत से लोग अप्रोच करेंगे। आई गेस इस इंटरव्यू को देख के भी काफी लोग आपसे आके बात करना चाहेंगे, आपकी स्ट्रेटेजीज को डिस्कस करना चाहेंगे। तो आई रिक्वेस्ट यू कि ऐसे बच्चों के जो आंसर्स हैं हमारे कमेंट सेक्शन में, हो सकता है क्वेश्चंस आपको मिले, या वो इंडिविजुअली आपको सोशल मीडिया के थ्रू अप्रोच करें। इफ यू वांट यू कैन शेयर योर सोशल मीडिया हैंडल आल्सो, क्योंकि बेस्ट जो एडवाइसेस दी जाती हैं वो वही लोग दे सकते हैं जिन्होंने इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए को क्लियर करा है, ना सिर्फ प्रिपेयर करा है, उसको क्लियर भी करा है। तो दीपक सर, वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू
होपफुली वी विल सी यू इन यूनिफॉर्म। और जब आप यूनिफॉर्म आपको मिल जाएगी, अभी सर्विस एलोकेशन पेंडिंग है, तो आपके साथ कुछ एक आधी फोटोज खिंचाने का मौका शायद हमें भी मिले, और एक यूनिफॉर्म पहन के अगर आप इंटरव्यू हमारे साथ कंडक्ट कर पाए तो शायद वो और ज्यादा इंस्पायरिंग होगा हमारे बच्चों के लिए। तो बस जाते जाते आप मुझे एक ही चीज बताइए कि जैसे हम लोगों ने आपको इंटरव्यू के लिए यहाँ पे प्रिपेयर कराया, तो आपको कैसा लगा ओवरऑल प्रिपरेशन से, और क्या आपको एक इम्प्रूवमेंट फील हुई हमारे फीडबैक के बाद, आपने कैसे वर्क किया। क्वेश्चन मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि हमें फीडबैक तो बहुत ज्यादा लोग देते हैं, शायद आपने और भी जगह प्रिपरेशन करी होगी, बट कैसे हम उस फीडबैक को इनकॉर्पोरेट करते हैं वो एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो क्या आपको फीडबैक मिले थे उस टाइम पर, और कैसे आपने उन पर वर्क किया। सर फीडबैक उस वक्त मुझे दिया गया था सर, आपके द्वारा, सर के द्वारा, कि मैं अपने कम्युनिकेशन पर काम करूं और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग पर काम करूं। तो मैंने उसको सर काफी इम्प्रूव किया था, जो मेरे एक्चुअल इंटरव्यू में काफी हेल्पफुल रहा। और मे भी इसी कारण से शायद मैं फाइनल मेरिट में हूँ। और इसी के साथ साथ सर, आपने बताया था कि मैं इंटरव्यू के दौरान मैं डेटा काफी ज्यादा दे देता था, इंटरव्यू को ऑप्शन दे देता था काफी ज्यादा, वो एम्बिट दे देता था कि वो पूछ सके। वो मैंने थोड़ा कम किया, उसमें मैंने प्रैक्टिस की थी, तो वो भी काफी हेल्पफुल रहा है सर। इस सब के लिए सर थैंक यू सो मच सर। प्लेजर इज ऑल माइन। हमारा तो जो भी कोशिश रहती है बेस्ट आपको दे पाए, बट जैसे मैंने आपको बताया कि फीडबैक तो हमने आपके साथ कई बच्चों को दिया था। इट्स इम्पोर्टेंट कि आप कैसे उसको एब्जॉर्ब करते हैं, मेहनत आप ही की थी। हम असेस कर सकते हैं आपको 15-20 मिनट में, आपको बता सकते हैं आपको बात करके, बट एट द एंड ऑफ द डे मेहनत आप ही को करनी है, आपके सिलेक्शन की गारंटी कोई नहीं ले सकता। हमने अपने सर अपने मेहनत है हमारी भी, हम जो अपने एक्सपीरियंसेस हैं उनसे तो शेयर कर सकते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे आपकी अपनी मेहनत है। और उसमें भी आप अगर एक ऐसी जगह से आते हैं ना जहाँ पे आपको बताने वाला कोई नहीं है, इंस्पायर करने वाला कोई नहीं है, सेल्फ मोटिवेशन से ही आपको वर्क करना होगा, तो और भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात हो जाती है कि मतलब कई बच्चे होते हैं उनको दे आर प्रिविलेज के, मुझे कई बार खुद के लिए फील होता है कि प्रिविलेज बैकग्राउंड से आता हूँ, मेरी एजुकेशन सैनिक स्कूल से हुई, तो मुझे काफी वहाँ पे रास्ते दिखाई दिए। पर मैं बड़ा अच्छे से आप लोगों से कनेक्ट कर पाता हूँ कि जो बच्चे नहीं एक ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं ना, तो एक बहुत ही बड़ी बात है मिस्टर दीपक। सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस टॉपर टॉक। थैंक यू सो मच फॉर फाइंडिंग योर टाइम फॉर अस, और सभी बच्चों को इंस्पायर करने के लिए जो आपके वर्ड्स यहाँ पे रहे हैं, सब कुछ आपने जो स्ट्रैटेजीज डिस्कस करी है, होपफुली बच्चों ने इनकॉर्पोरेट करेंगे और अपने सिलेक्शन में, उनके सिलेक्शन में आपका भी कंट्रीब्यूशन होगा। तो जाते जाते बस एक फाइनल वर्ड्स फ्रॉम योर साइड। थैंक यू सो मच सर। एंड फाइनल वर्ड्स में सर मैं यही कहूंगा कि कैंडिडेट्स अपने नेगेटिव और पॉजिटिव को पहचानें और उसके अकॉर्डिंग एक्ट करें, कि क्या तुम्हारे एग्जाम्स अगर दे रहे हो तो क्या ड्रॉबैक्स रह गए हैं जिस कारण से नहीं हुआ अब तक, और उस कमियों को पहचानें और उसके अकॉर्डिंग एक्ट करें, तो वो बिल्कुल एग्जाम ये निकाल सकते हैं। Thank you so much, Deepak, and थैंक यू all the सर। very best for your future and your future endeavors in the uniform। तो आपको 3 stars लगेंगे तो अपनी फोटो जरूर भेजना। गुड बाय। बिल्कुल सर, थैंक यू सर।